नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आपका सवाल को अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु वाहक, संक्रामक रोग, और हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोगजनक क्या होते हैं, और टीका वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विषाणु, ईस्ट, और आपका हो गया परिरक्षण, कवक, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? यह कहां से आई हैं? अब पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में हम ये क्रियाकलाप कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है क्रियाकलाप 2.1 में। क्या है? बगीचा अथवा मैदान के एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? परीक्षण नंबर 2। क्या क्रियाकलाप 2.2 में देखते हैं? एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण करने पर क्या दिखता है? क्या आपको सूक्ष्म जीव गत करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको सूक्ष्म जीव गत करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई। आप लोगों ने फफूंद का नाम सुना होगा ना, वही होता है कवक। क्या लिखा है? उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को क्या लिखा है? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, कवक फंजाई है, प्रोटोजोआ एवं शैवाल को क्या कहते हैं? एल्गी। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक कुछ समान सूक्ष्म जीव हैं, जिनको किसमें देखा? चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु, क्या लिखा है? विषाणु अर्थात वायरस भी क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या है? भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विषाणु को आप ऐसे ही बोतल में आप क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं, वो ऐसे पड़ा रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही वह किसी सजीव जीव जंतु के संपर्क में आता है, वह क्रिया करने लगता है। ठीक। और वह अपने अपने क्रियाकलाप के माध्यम से क्या होता है? अपनी संख्या को क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है। तो वही चीज लिखा है। क्या लिखा है? वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अर्थात क्या लिखा है? जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ समान रोग जैसे कि जुकाम, क्या लिखा है? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, क्या लिखा है? टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं।
इनमें से कुछ क्या लिखा है, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। ये जीवाणुओं के बारे में लिखा है, ये स्पाइरल जीवाणु है और ये छड़नुमा जीवाणु है। ये आपका एल्गी का डायग्राम है, ये देखिए, ये आपका क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, शैवाल, स्पाइरोगाइरा, और ये अमीबा और पैरामीशियम आपके क्या है, प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ पर आपको फंजाई है, फंजाई अर्थात कवक। फंजाई कवक में क्या है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसे कहते हैं, ये हो गया पेनिसिलियम, और ये हो गया आपका एस्परजिलस। आगे देखते हैं, ये है विषाणु, वायरस, ये वायरस का है डायग्राम। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं। एक कोशिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिक। अगर जो कहीं लिखा है आपका ए सेलुलर मतलब होता है अकोशिकी, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा क्या लिखा, अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। किसमें? समूह में रहते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, अर्थात जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ये देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है, प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल बनाने में उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं, ठीक। एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, किण्वनीकरण। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट अर्थात सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। क्या लिखा, अपघटन जीवाणुओं द्वारा। क्या लिखा, उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन क्या होता है, स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दही एवं ब्रेड बनाना। अब देखते हैं दही एवं ब्रेड बनाना। आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। क्या लिखा है, आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, देखो पहेली क्या कहती है, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस, क्या लिखा है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, इडली एवं भटूरे, क्या लिखा है, रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणुओं, क्या लिखा है, जीवाणु एवं क्या लिखा है, जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं क्या बनता है, डोसा बनता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3 क्या कहता है। ये एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से
मिलाइए और इसमें थोड़ी मात्रा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ देखा, फूला हुआ देखा? ये देखिए, जब हमने एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाला किसमें? मैदा में। ये था डालने से पहले, और जैसे ही मैंने डाला ये प्रक्रिया हुई, अर्थात इसमें क्या होता है, ये देखिए बुलबुले की तरह ये उठ गया है मैदा। इसमें क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भर गया है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे ईस्ट तीव्रता से, क्या लिखा है? ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। देखिए वही पॉइंट लिखा, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग देखते हैं क्या है इनका। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एस्टिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब हम एल्कोहल बनाते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। 500 ml बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे तक के लिए उस स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघिए, सूंघ कर देखिए। सूंघ कर देखने पर कैसा आएगा महक? एल्कोहल का। किसका आएगा? एल्कोहल की महक आएगी। देखते हैं आगे। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन। किण्वन अथवा फर्मेंटेशन। देखते हैं लुई पास्चर, क्या लिखा है? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने 1857 में। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल विषाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। क्या लिखा है? आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। इसमें क्या क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक हैं, ठीक, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ये देख लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे विजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से किसका निर्माण हुआ? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं, क्या लिखा है? पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ये पॉइंट पढ़ लेते हैं।
ध्यान रखिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोई भी क्या लिखा है तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देते हैं। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग क्या है, विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन अर्थात टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, आइए देखते हैं। जब क्या लिखा, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। क्या होती है, सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका अर्थात वैक्सीन का कार्य करता है। हैजा क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि वैक्सीन अर्थात टीका कैसे काम करता है, एंटीबॉडी कैसे बनती है शरीर में। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉडी है जो आपके शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस बॉडी को रोकने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी। क्या बनाना पड़ेगा, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कैसे बनती है, जब हम एंटीबॉडी इसी का मृत शरीर, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, तो क्या होता है, वायरस या बैक्टीरिया को मृत करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है मतलब शरीर में मानव के, तो इसी के आकार का जैसे ये हो गया आपका मान लीजिए, सॉरी फिर से बनाते हैं इसको। ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका बॉडी। अब हम बनाते हैं एंटीबॉडी इसकी। ये हो गया ठीक। ये आपकी क्या है, ये आपकी एंटीबॉडी है। ये आपका इन्फेक्टेड वायरस है जिसकी बॉडी है ये। तो जब ये बॉडी बन जाता है, ये बॉडी बन जाता है शरीर में, तो ये वाला जो बॉडी होता है ये इसी में आकर क्या होता है, फिट हो जाता है, बैठ जाता है। इसको एंटीबॉडी क्या करती है, इसको इसमें बांध लेती है। जब बांध लेती है, जब ये फिट हो जाता है ऐसे, जब ये फिट हो जाता है तो ये जो बॉडी है ये कोई कार्य नहीं कर पाता है, और कार्य नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एंटीबॉडी कार्य करती है हमारे शरीर में। ठीक, आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या लिखा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आगे देखते हैं। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके अर्थात वैक्सीन दिए गए होंगे। यहाँ देखते हैं, सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है अर्थात आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका अर्थात क्या है, वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का क्या लिखा है, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब देखते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। क्या है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार वृद्धि होती है, देखते हैं।
कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। आगे देखते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, डायग्राम दिखाया गया है। अब देखते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने क्या लिखा? कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। दो गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। देखते हैं परीक्षण में क्या आता है। क्या आपको क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए में क्या लिखा है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया। इस प्रक्रिया में बने क्या लिखा है? इस प्रक्रिया में पोषक पौधों बने पोषक पौधों द्वारा पुनः क्या लिखा है? इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बीम के क्या लिखा है? क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या लिखा है? आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का क्या करते हैं? शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब देखते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक हैं। उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु। क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक। रोगजनक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेंस। ठीक कहते हैं। कुछ कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म क्या लिखा है? मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा अर्थात जब हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से तथा पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने क्या लिखा? संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहता है? इन्हें संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्या है? क्षय रोग। जब जुकाम क्या लिखा है? जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस अर्थात विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखते हैं ये बूझो क्या कहता है, क्या क्वेश्चन करता है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? पहले क्या आंसर देती है? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर
एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। अब देखते हैं कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का मतलब होता है डिजीज कैरियर, जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोगवाहक कहते हैं। घरेलू मक्खी इसका क्या है? एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाण उसके शरीर में रोगाण क्या होता है? रोगाण उसके शरीर से चिपक जाती है। किसके शरीर से? घरेलू मक्खी से। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाण का स्थानांतरण संभव है। जो व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज, क्या लिखा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम अर्थात मलेरिया परजीवी का क्या है? वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। क्या है? मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं। ये मादा एनाफ्लीज का डायग्राम है। ये क्या लिखा है? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? तो देखते हैं क्यों ऐसा कहते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। किसमें उत्पन्न होते हैं? जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलाने से रोका जा सके। आगे देखते हैं। मनुष्य में क्या लिखा है? मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखते कौन कौन से रोग हैं। ये मानव में होने वाले रोग हैं। ये रोग कारक सूक्ष्म जीव है जिनके द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। संचरण का तरीका मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक यह रोग कैसे पहुंचता है, वही है संचरण का तरीका। अब उसके क्या दिया है? बचाव के उपाय भी दिए हैं। तो क्या दिया? पहला रोग क्षय रोग अर्थात टीबी। ये कौन सा है? बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका संचरण का माध्यम कौन सा है? वायु। फिर देखते हैं खसरा। खसरा क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला यह रोग है। और संचरण का माध्यम कौन सा है? वायु। अब देखते हैं क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाला रोग है और इसका संचरण का माध्यम क्या है? वायु और सीधे संपर्क में होने से होता है। फिर अगला डिजीज क्या है? रोग क्या है? पोलियो। पोलियो भी किससे होता है? वायरस से होता है और इसका संचरण का माध्यम कौन सा है? वायु और जल। और इनका अब देखते हैं बचाव के उपाय क्या है? बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा या रखना। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण। अब देखते हैं अगला, हैजा। हैजा क्या है? बैक्टीरियल है या अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग है। संचरण का माध्यम क्या है? जल और भोजन। फिर अगला क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होती है और संचरण का माध्यम क्या है? जल। बचाव के उपाय क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली बात पके भोजन, उपला उबला क्या लिखा? उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अब देखते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये किससे होता है? वायरस से होता है। संचरण का माध्यम जल द्वारा। बचाव के उपाय क्या है? उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। अब देखते क्या है? मलेरिया। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। संचरण का माध्यम कौन सा है? मच्छर। अब मलेरिया के बचने से उपाय क्या है? मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। आगे देखते हैं यहाँ से, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। क्या लिखा है? जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग उत्पन्न या रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये देखते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का क्या है, कारक है। अब देखते हैं पौधों में रोग। क्या लिखा, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। सारणी देख लेते हैं। सारणी 2.2 में क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। ये हो गया पादप सूक्ष्म जीव। संचरण का तरीका क्या है, देखते हैं। नींबू में कैंसर, नींबू का कैंसर क्या है, बैक्टीरिया से होता है। और संचरण का तरीका क्या है, वायु का माध्यम है। संचरण का माध्यम क्या है, वायु। गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट किससे होता है, कवक द्वारा होता है। और संचरण का माध्यम क्या है, वायु एवं बीज। भिंडी की पीत क्या है, वायरल से होने वाला ये रोग है। गेहूं भिंडी की पीत वायरस से होने वाला रोग है और इसका संचरण का माध्यम क्या है, कीट। आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। बूझो ने एक मित्र से क्या लिखा, बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन अर्थात उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहली क्या कहती है, पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे बन जाता है भोजन विष। सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब देखते हैं खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण, अध्याय 1 का मतलब जो हम पीछे क्लास जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अपक्रिया है, तो जी हाँ, ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया ही है। अब देखते हैं क्या लिखा है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है, क्या है, वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ समान तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। तो पहला क्या है, रासायनिक उपाय। क्या है, रासायनिक उपाय में क्या है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक। क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। समान नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। अब देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण। तेल एवं
सिरका द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इसी विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। अब आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उबालने से अनेक जीव अनेक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन, क्या लिखा है? इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ये पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। देखते हैं पाश्चरीकरण क्या होता है। पाश्चरीकरण क्या होता है देखते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या लिखा है? ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण। क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकरण के बाद हम पढ़ते हैं क्या है? भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 एवं 7 में क्या लिखा है? आपने कक्षा 6 एवं 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है जो लेग्यूम पौधों अर्थात दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं जैसे सेम, मटर और सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में हम समझते हैं। देखते हैं अगले भाग में। ये देखिए लेग्यूम पौधे की जड़ की क्या है? ग्रंथिकाएं हैं। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक क्या है? संगठक है जो प्रोटीन, पर्ण रहित अर्थात क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। क्या होता है? विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है 78%, उसको मनुष्य या जंतु या पौधे सीधे उसको मतलब उपयोग में नहीं कर सकते हैं। तो उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में क्या होती है? चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? लगभग स्थिर रहती है। आइए ये चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट है। ये क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का देखते क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा क्या हुआ? स्थिरीकरण हुआ। किसके द्वारा हुआ? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल द्वारा क्या हुआ? स्थिरीकरण हुआ। फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया गया।
उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, मतलब जो नाइट्रोजन यौगिक उसमें कितने किसमें आ गए, मिट्टी में आ गए। फिर मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो गया और फिर गैसीय नाइट्रोजन वायुमंडल में आ गया। ये देखिए, अब देखते हैं तड़ित द्वारा। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का क्या हुआ, स्थिरीकरण। उसके बाद फिर मिट्टी में आ गया नाइट्रोजन। फिर उसके बाद जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का किस में परिवर्तन हो गया, गैसीय स्थिति में, गैसीय रूप में नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद वायुमंडल में इसको निर्मुक्त कर दिया गया। अब ये देखते हैं पौधों द्वारा मिट्टी में उपस्थित, क्या लिखा है, मिट्टी में उपस्थित जो भी नाइट्रोजन यौगिक है पौधों ने क्या किया, अवशोषण किया। पौधों ने क्या किया, अवशोषण किया। फिर उसके बाद इसी पौधों को जंतुओं द्वारा पौधों को क्या हुआ, खाया गया। फिर जंतु जो है उत्सर्जन करता है या जंतु मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या लिखा, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर किस में आ जाता है, मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी में आ जाता है। उसके बाद फिर जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन फिर आ जाता है। इस प्रकार यह साइकिल क्या आता है, चलता रहता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। आगे देखते हैं, प्रमुख शब्द है, प्रमुख शब्द देखते हैं क्या कौन कौन सी है जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर में किया है और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। शैवाल हो गया आपका, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, और क्या है, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक, प्रतिरक्षण, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, वैक्सीन अर्थात टीका, वैक्सीन और विषाणु। विषाणु के बाद क्या है, ईस्ट या खमीर। अब देखते हैं इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। सूक्ष्म जीव, क्या लिखा, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलहन तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं अन्य शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं किनको, विषाणुओं को। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। गुणन का मतलब होता है अपने संख्या को बढ़ाते हैं अर्थात जनन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव, क्या लिखा, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो है अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु, अब ये नीले हरे शैवाल द्वारा जो नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर दिया गया है। अब विशेष जीवाणु क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन किसमें होता है, वायुमंडल में होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक, ख देखते हैं, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का किसका
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन ग, एल्कोहल का उत्पादन। एल्कोहल का उत्पादन यहाँ क्या होगा, ईस्ट। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा, हैजा जो है किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शब्द क्या लिखा है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। ईस्ट का उपयोग देखते हैं, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो किसके उत्पादन में होता है, एल्कोहल के। किसके होता है, एल्कोहल के। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, कौन सा प्रतिजैविक है, देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। इनमें से कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है इसमें, मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर। घ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी इत्यादि में से कौन सा है, घरेलू मक्खी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन, ब्रेड अथवा इडली, क्या लिखा है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। क्या लिखा है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मरने के कारण। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। कौन सा है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो इसमें कौन सा सही है, किण्वन। कौन सा है, किण्वन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कॉलम ए और बी को मिलाना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को। तो जीवाणु, क्या लिखा है, जीवाणु। जीवाणु जो है किसका कारक है, हैजा का। जीवाणु जो है ये हो गया आपका हैजा का कारक हो गया जीवाणु। फिर लिखा है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। उसके बाद क्या है, लेक्टोबैसिलस। लेक्टोबैसिलस, लेक्टोबैसिलस क्या है, दही का जमना है। इसका किससे मिलेगा, दही का जमना। फिर उसके बाद क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, ब्रेड बेकिंग में। ईस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेड बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया कारक। प्रोटोजोआ मलेरिया कारक हो गया। एक विषाणु, ये क्या हो गया, एड्स कारक। विषाणु क्या हो गया, एड्स कारक हो गया। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।